मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आंख फोड़ पुस्तकें, किसी की याद न रहती। और फिर भाई साहब की नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साये से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता। कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर न हो। उनकी नजर मेरी ओर उठी और प्राण निकले। हमेशा सिर पर नंगी तलवार की तरह लटकती मालूम होती। फिर जैसे मौत और विपत्ति के बीच में भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर पाता। सालाना इम्तहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथ लूं। आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ। लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उसने दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्माभिमान भी बढ़ा। भाई साहब का वह रौब मुझ पर न रहा। आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने मेरी फिर फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जबान से यह हेकड़ी जताने का साहस न होने पर मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का यह आतंक मुझ पर नहीं है। भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लेटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया है। मगर भाईजान, घमंड में तो बड़ों बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, या यूं ही पढ़ गए। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजी के राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है, पर उन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार के अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन हैं। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी न बचा। आदमी और जो कुकर्म चाहे कर पर अभिमान न करे। इतराए नहीं, अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गया। शैतान का हाल ही पढ़ा होगा। उसे अभिमान न हुआ कि ईश्वर का उसने बढ़कर सच्चा भक्त कोई नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग में नरक से धकेल दिया गया। चाहे रूम में भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया। तुम तो बस आगे बढ़ चुके। या समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए, अंधे के हाथ बटेर लग गई। मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं। कभी कभी गुल्ली डंडे से भी आधा चोट निशान पड़ जाता है, इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशान खाली न जाए। मेरे फेल होने पर न जाओ,
मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजबेरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, बादशाहों के नाम याद आसान नहीं, 8 हेनरी हो गुजरे, कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ। क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा, सब नंबर गायब, सफाचट। फिर भी न मिलेगा, उखर भी न मिलेगा, उखर भी हो किस ख्याल में। दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम, कोरिया, चार्ल्स, दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों के नाम न जुड़ने से एक नाम के पीछे दोयम, चहरम, पंच लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता, और ज्योमेट्री तो बस खुदा ही पनाह। अब ज की जगह अजब लिख दिया और सारे नंबर काट गए। कोई इन निर्दयी मुमतहीनों से नहीं पूछता कि आखिर अब ज और अजब में क्या फर्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो। दाल भात रोटी या भात, दाल रोटी खाई, इसमें क्या खाना खाए, मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह। जो पुस्तक में लिखा है, चाहते हैं कि लड़के अक्षर रट डालें, और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। आखिर इन बेसिर पैर का बातों के रटने से फायदा। इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दूना होगा। पूछे इससे प्रयोजन, दोगुना नहीं चौगुना हो जाए और आधा ही रहे मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना है तो सब खुरापात याद करनी पड़ेगी। कह दिया, समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो। अब आप कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम से रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों को उस पर श्रेय होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन जरा सी 4 बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें? जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने की जरूरत। मैं तो इसे हिमाकत कहता हूं। यह तो समय की किफायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है। बर्थ में किसी बात को ठूंस दिया जाए। हम चाहते हैं कि आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले। अगर नहीं तो आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है। अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है कि संक्षेप में लिखो। अरे यह समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो, 4 पन्ने से कम ना हो। ठीक, संक्षेप में भी तो 4 पन्ने नहीं हुए, शायद 100-200 पन्ने लिखवा लेते। तेज भी दौड़िए और धीरे भी, उल्टी बात या नहीं। बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज भी नहीं। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सब सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए तो जमीन पर पाँव नहीं रखते। इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूं लेकिन तुमसे बड़ा हूं। संसार मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूं उसे गिरह बांधिए, नहीं पछताइएगा। स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर शायद प्राण ही ले लिए जाए। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। कैसे स्कूल छोड़कर भागा यही ताज्जुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों ने मेरी अरुचि जो की त्यों बनी रही। खेल कूद का जो कोई अवसर हाथ से न जाने देता।
पढ़ता भी था मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील न होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ वह फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन काटने लगा। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हो गया और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैं बहुत मेहनत नहीं की पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे अचरज हुआ, भाई साहब ने प्राणों तक परिश्रम किया था, कोर्स का एक एक शब्द चाट कर गए। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर तक उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने से पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख न होता, लेकिन विधि की बात कौन डाले। और मेरे और भाई साहब के बीच केवल एक दर्जे का अंतर और रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई, कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो गए तो मैं उनके बराबर हो जाऊं, फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस कमीने विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल दिया। आखिर वह मेरे हित के विचार से ही डांटते थे। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता था अवश्य, मगर शायद उनके उपदेशों का ही कोई असर हो कि दनादन पास होता जाता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से कि भाई साहब कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रह गया। रहा तो बहुत कम, मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास हो जाऊंगा, पढ़ूं या न पढ़ूं मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो मुझे थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह बंद हुआ। मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हुआ और अब सारा समय पतंगबाजी का ही भेंट होता था। फिर भी भाई साहब का अदब रहता था। उनकी नज़र बचाकर कौन कौवे उड़ाता था, माझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारी आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। मैं भाई साहब को संदेह न करने देता कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों से कम हो गया है। एक दिन संध्या हॉस्टल से दूर मैं एक कनकौवा लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। मेरी आंख आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर थी जो गति मंद से झूमता पतंग की ओर चला जा रहा हो। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संग्रहण संस्कार करने जा रही हो। बालकों की एक नई सेना लगे झाड़दार बांस लिए उनका स्वागत करने को दौड़ा रही हो। किसी को अपने पीछे की ओर खबर न थी। सभी मानो उस पतंग के साथ आकाश में उड़ रहे थे जहाँ सब कुछ समतल, न मोटर कारें, न ट्राम, न गाड़ियाँ। सहसा भाई साहब ने मेरी मुठभेड़ हो गई। जो शायद बाजार से लौट रहे थे उन्होंने वहीं मेरा हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ ढेरे ने कनकौवे के लिए साथ तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल 1 दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी की कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल करना चाहिए। एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास कर नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडिल लचियों को जानता हूं जो आज अव्वल दर्जे में डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट हैं। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े विद्वान उनकी महात्मी काम करते थे। तुम अपनी 8वीं दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकौवे के लिए दौड़ रहे हो। तुम्हारी इस कम अकली पर दुख होता है। तुम जहीन हो इसमें शक नहीं, लेकिन इस जेहन का काम करने तुम्हारी आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते हो मैं भाई साहब से महज 1 दर्जा नीचे हूँ और उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल रहा तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे और शायद 1 साल मुझसे आगे भी निकल जाओगे। लेकिन मुझ में और तुम्हें जो 5 साल का अंतर है उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता।
मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया का और ज़िंदगी का जो तुमसे तजुर्बा है तुम अपनी बराबरी नहीं कर सकते। चाहे तुम MA, DLED, DET और DLED कुछ भी कर जाओ, समझ किताबों से पढ़ने नहीं आती, दुनिया देखने से आती। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और दादा भी शायद 5वीं 8वीं जमात पढ़े होंगे, लेकिन हम दोनों चाहे दुनिया की विद्या पढ़ लें और अम्मा और दादा को हम समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता, बल्कि इसलिए कि उन्होंने दुनिया का हमसे ज़्यादा तजुर्बा है और रहेगा। इसी तरह मिलते हैं इस कहानी के अगले एपिसोड में। जय हिंद।